आज का दिन यानी 4 अगस्त पूरे पाकिस्तान में यौम शहदा के तौर पर मनाया जाता है। एक खिराज तहसीन पेश करते हैं हम अपने पुलिस फ़ोर्स के शहीदों को, जिसमें यकीनन लाजवाल कुर्बानियाँ दी जाती हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2010 में हुई, जब हम सिफ़त गयूर साहब की शहादत को ट्रिब्यूट पेश किया गया, और यकीनन फिर ये तसव्वुर भी आया कि हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के जो फोर्सेस हैं, उनकी अगर कुर्बानियों को देखा जाए पिछले कई दिहाइयों में, तो दे हैव बिन द फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस। जब पाकिस्तान के गली मोहल्ले कस्बों में हम आए दिन या तो दहशतगर्दी के वाक़यात देखते थे या दूसरे और स्क्रमिशेस देखते थे, तो यकीनन हमारे पुलिस के जवानों ने अपना किरदार अदा किया है, ना सिर्फ इसलिए कि हमारे लोग महफूज रह सके, बल्कि साथ साथ इसलिए भी कि इस तरह के जो छुपे हुए हाथ हैं, इनको कमज़ोर बनाया जा सके। आज भी आपने देखा कि सुबह से लेके और मुख्तलिफ और मरकज़ी तकारीब भी होंगी, लेकिन सुबह से ही ये सिलसिला जारी है, जब हम मुख्तलिफ ऑफिसेस से, चाहे वो CM साहब हों, मुख्तलिफ हमारे मिनिस्टर्स हों, और जो लीडरशिप है पुलिस फ़ोर्स ऑफ पाकिस्तान की, उनको आप यादगार शहदा पे जाके फूल चढ़ाता हुआ और इनके लिए दुआ करता हुआ उसकी मुख्तलिफ तकारीब आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अनम तजम्मुल, जो कि SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सिंध हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पुलिस फ़ोर्स का जो मोराल है और इस दिन की जो अहमियत है वो तमाम जवानों के लिए क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। फर्स्टली इट्स सच अ प्लेजर टू सी यंग केपेबल वुमेन लाइक योर सेल्फ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पुलिस। मुझे लगता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए और पुलिस के परसेप्शन के ओवरऑल उसको अपग्रेड करने के लिए और लोगों में एक एतमाद बहाल करने के लिए ख़वातीन पुलिस का ऑफिसर्स का एक बहुत अहम रोल है। मुझे बताइए, आज का दिन यानी 4 अगस्त का दिन पुलिस फ़ोर्स के लिए क्या अहमियत रखता है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यौम शहदा 4 अगस्त को हम बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। ये एक हमारे लिए बड़ा खूबसूरत दिन है। इसमें जो शोदा की कुर्बानियाँ हैं हमारे मुल्क के लिए, जिसमें उन्होंने जो अमन व सलामती के लिए हमारे मुल्क के लिए काम किया है, अपनी जान के नजराने पेश किए हैं, तो हम उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम इस दिन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे IG सिंध जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं विद पॉम्प एंड शो, जिसमें हम CM, होम मिनिस्टर, अच्छे जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं और अदर सेलिब्रिटीज़ को भी उसमें बुलाया जाता है विद शोदा फैमिलीज़। वो उसमें हमारे साथ इस दिन को मनाते हैं, और हम उनके साथ खाने का भी एहतमाम करते हैं, उनके लिए डिफरेंट गिफ्ट्स का भी एहतमाम करते हैं, और इस दिन के अंदर हम उनके साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि उनको लगे कि दे आर आवर फैमिली। तो उनको हम ये नहीं फ़ील कराते कि अगर वो उनके घर का एक मेंबर शहीद हो चुका है तो उनको कहीं से ये फ़ील हो कि वो अब इस फैमिली का या उनके जो वालिद या भाई चचा जो भी उनके घर का जो सरबराह गया है, उनको ये कभी भी फ़ील ना हो कि पुलिस फ़ोर्स अब उनके साथ नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि एक शहीद के जो नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, जो उनकी सर्वाइविंग फैमिलीज़ होती हैं, उनको किस किस्म की सपोर्ट दी जाती है? ख़ास तौर पे एक तासुर है कि आपको कुछ पुलिस फ़ोर्स में ही ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेल आप कर सकते हैं। कुछ मुझे बताएंगे कि किस तरह कम्युनिटी और पुलिस फ़ोर्स उनका ख्याल रखती है? अब तो बहुत अच्छे पैकेजेस आ चुके हैं जो फाइनेंशियल कंपनसेशन हम इनको करते हैं। उसमें एक तो जब भी जो शहीद हुआ होता है उसके जो बच्चे होते हैं, एक तो उनको फुल जब तक कि वो जवान नहीं हो जाते कि वो एडल्ट ना हो जाएं, उस वक्त तक उनको हम एजुकेशन के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। उस जो शहीद की जो सैलरी होती है वो एज़ इट इज़ कंटिन्यू रहती है, और उसमें जो सालाना इंक्रीमेंट्स लगते हैं सैलरी में वो भी साथ में दिए जाते हैं। और जब वो रिटायरमेंट की एज जब 60 ईयर्स हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद की जो पेंशन होती है वो भी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट उनको हाउस भी पूरा प्रोवाइड किया जाता है। 2 करोड़ 35 लाख का बजट है एक बंदे के लिए जो शहीद की फैमिली है, ताकि वो अपना घर भी उसमें बना सकें। और जो उनके बच्चे होंगे जिसकी भी 70% होती है, उसके अंदर उनको ना सिर्फ गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो रिनाउंड और रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ HEC वेरीफाइड हैं, लाइक आपकी नस्ट, लम्स, फास्ट यूनिवर्सिटी है, और जो अच्छी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी उनकी एडमिशन फ़ी इंक्लूडिंग द ट्यूशन फ़ी बिल्कुल स्कॉलरशिप के ऊपर 100% फ्री, वो जब तक के उस यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो एक पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। ख़ास तौर पे जैसे हम कहते हैं कि शहीद की मौत
एक कौम की हयात है, ये बड़ा अहम होता है कि उनका ख्याल रखा जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। मुझे बताइएगा डॉक्टर अनम कि हम तमाम ही कुर्बानियों को, तमाम ही शहादतों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन सिंध में ये नंबर बाकी प्रोविंसेस की निस्बत ज़्यादा होने की क्या वजह है? क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत चैलेंजिंग है? गुज़िश्ता कई सालों में, दहाइयों में जो दहशतगर्दी के मामलात रहे उसकी वजह से, अगर मैं नंबर्स को देख रही थी, अभी हमारी न्यूज़ में भी चल रहा था कि 2500 पुलिस एहलकार सिंध पुलिस के उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। जी बिल्कुल, शुरू में तो जो टेररिस्ट अटैक्स कराची में होते रहे हैं, फिर हमारे पास इन्फ्लक्स जो रहा है टेररिज्म का, यहाँ पे टेररिस्ट डिफरेंट आते रहे हैं थ्रू बलूचिस्तान या डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू भी, जो इंटरनेशनल जो इन्वॉल्वमेंट्स थी यहाँ पे, जो कि अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जब वो कराची में एक वो टाइम था जिसमें ज़्यादा हमारे पास अटैक्स हो रहे थे, जिसमें ज़्यादातर हमारी जो पुलिस के मुलाजिमान थे जिन्होंने शहादतें नसीब हुई जिनको, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा शहादतें थी। अब जो है वो काफ़ी हद तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो चुकी है और हमने उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, और जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उनको तो हम नहीं, लेकिन अब आने वाले के लिए हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है। हमने अपनी सिक्योरिटी बड़ी बीफ अप की है ताकि मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी उस तरीके से पीछे ना आ जाए। हमने इसको काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की। जब हम लॉज एंड अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, ख़वातीन को या दूसरी वल्नरेबल लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने की, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करते हैं डॉक्टर अनम, उसके लिए जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, नुमाइंदेगान हैं, वो तो लॉ मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन उन लॉज का असल जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी जो मकसदियत है, वो थ्रू द पुलिस फोर्स के बगैर वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट हमारा थाना कल्चर बनती है। आज आप बताइए कि विद मेरिटोरियस ऑफिसर्स लाइक योरसेल्फ बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पुलिस फोर्स, क्या इसमें तब्दीली आई है? क्या लोग इंसाफ के लिए या किसी भी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो या कोई और हक तलफी उनकी हो रही हो, आसानी से थाने में आ जाते हैं या अभी भी उनको हिचकिचाहट है? देखिए, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में बात कहती हूँ कि अब जो है ना थाना कल्चर, वो हमने वो जो बैरियर है ना उसको काफ़ी हद तक ब्रेक कर दिया है। द रीज़न इज़ कि हमने जो सिप्स SOPs है, हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, इसको SOPs के मुताबिक हमने अब थाने अपने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें पुलिस का इंटरेक्शन, जैसे एक आम जब एक बंदा अपना विक्टिम कोई कंप्लेनेंट कोई अपनी एप्लीकेशन लेके जाता था तो उसको सामना किसी मुहर्रर का या किसी और बंदे का, पुलिस अफसर का होता था कि उसको लगता था कि मेरी कोई कंप्लेंट एंटरटेन ही नहीं करेगा। बट नाउ हमने फ्रंट डेस्क बना दिए हुए हैं। उस फ्रंट डेस्क के अंदर एक बिल्कुल प्राइवेट बंदा प्राइवेट सीवीज़ में बैठा हुआ है, जो कि एक बड़ा कॉर्पोरेट लुक देता है अब। तो वो थाना कल्चर का बैरियर, वो लॉकअप वाला सिस्टम ही हमने बिल्कुल बैक साइड पे कर दिया। फ्रंट एंड के ऊपर आपको जो नज़र आएंगे लोग, वो बिल्कुल एक वैसी जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, दे एंटरटेन यू इन दैट वे। तो वो जो थाने कल्चर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। साथ ही हमने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पे तैनात कर दी हैं, जो 24/7 वहाँ मौजूद होती हैं। उनकी ड्यूटी ख़वातीन के साथ अनफॉर्चुनेटली हरासगी के और डोमेस्टिक वायलेंस के जो वाक़यात हैं, जो किस्से हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। दे आर स्टिल एट एन ऑल टाइम हाई। ख़वातीन आते हुए हिचकिचाती हैं अभी भी थाने में, और अगर एक नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन है जिसमें घर के ही किसी फ़र्द ने तशद्दुद किया है, उसको आगे बढ़ाने का क्या अमल है? उसके अंदर हमने जो है फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए अपने पुलिस स्टेशन में, एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं। वो जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं वो फीमेल ऑफिसर्स हैं, तो कोई भी फीमेल ऑफिसर का कोई इशू होता है तो वो डायरेक्टली किसी फीमेल के पास, इफ़ शी इज़ हेजिटेंट एनफ टू नॉट टू टॉक टू द मेल पुलिस ऑफिसर, तो फीमेल पुलिस ऑफिसर हर थाने में अब मौजूद है। ऑपरेशन में भी है, इन्वेस्टिगेशन में भी है। तो उसको अगर लगता है कि उसको फीमेल पुलिस ऑफिसर के पास जाके अपना इशू बताना है, तो फीमेल ऑफिसर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, तो वो जाके अपना इशू बताएंगी। वो ना सिर्फ उनको एप्लीकेशन में हेल्प करेंगी, हाउ टू राइट द एप्लीकेशन, टिल अगर उसको लगता है कि उसका खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती या कोई और चीज़ उसके साथ हुई है, तो वो उसको FIR में भी उसकी हेल्प करेगी, और टिल द ट्रायल ऑफ द केस वी विल हेल्प दैट फीमेल एक्यूज्ड, फीमेल मुझे बताएं कि इमोशनल अब्यूज़ का केस आगे कैसे बढ़ाया जाता है? आई एम गोइंग इनटू पर्टिकुलर बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन के ये सवाल होते हैं। अगर जिस्मानी तशद्दुद हो तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको एक मेडिकल कराना पड़ता है, आप लोग भी उसको गाइड करते हैं, लेकिन जो इमोशनल अब्यूज़ के पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो किस तरह के विक्टिम्स ये बताता है आपको? इसमें जो हमारी जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, उनको हमने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स भी दी हैं। सही। तो सबसे पहली तो चीज़ ये होती है ना कि विक्टिम आए आपके पास थाने में, अगर वो अपने घर की बाउंड्री क्रॉस करके आपके पास आ गए, तो इट मीन्स दैट शी नीड्स योर हेल्प। पहले तो औरत अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है घर की, अगर वो आ गई है तो इसका मतलब कि उसके साथ वाकई कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि वो आपके दस्तक तक आपके पास पहुंच गई है थाने में।
तो उन सबको हमने इसलिए साइकोलॉजिकली ट्रेन किया कि वो आके उसको पहले तो साइकोलॉजिकली उसको औरत को पूरा उसको बिठा के उसको कंसोल करे, उसको प्रॉपर उसको काम डाउन करे एंड देन उसकी बात को प्रॉपरली सुने एंड देन जो तरीक़ेकार हमारा होता है उसको अगर उसको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। अगर उसको हमें लगता है कि सिर्फ मीडिएशन के थ्रू ही, सिर्फ बातचीत करने से ही उसके इन लॉस को या उसके घर में कोई माँ बाप नहीं समझ रहे बात, तो उसको हमें लगता है कि थ्रू मीडिएशन ही बात सॉल्व हो सकती है, तो फिर उनके घर वालों को बुला के हम बाकायदा मीडिएशन का रोल भी अदा करते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर अनम, ज़ैनब अलर्ट के बाद अब आप बताइए कि क्योंकि ये भी अनफॉर्चुनेटली एक पैन पाकिस्तान प्रॉब्लम है कि बच्चों की किडनैपिंग्स उनको उठाया जाता है। व्हाट इज़ द सिचुएशन इन सिंध एंड इन पर्टिकुलर इन कराची, जहाँ पे हम कहते हैं कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में बच्चे पूरे मुल्क से आ जाते हैं जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं, और इसके अलावा कराची में रहने वाले बच्चों को अगर घर वाले यकायक उनको पता चले कि बच्चा गुमशुदा है या मिसिंग है, उसका क्या प्रोसेस होता है? उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जब घर वाले कंप्लेन लेकर आते हैं तो वो हम शोरो होगा उसको कहते हैं, हम वो हर जगह पे उसकी गुमशुदगी की बच्चे की हर जगह पे अलग अलग जगहों पे पैम्फलेट्स लगा देते हैं, और साथ ही साथ हम उसकी सबसे पहली जो चीज़ हमारी होती है वो FIR रजिस्टर हो जाती है। FIR रजिस्टर होने के साथ ही हमारी जहाँ से वो बच्ची गायब हुई होते हैं तो उसकी CCTV फुटेज वहाँ से निकाली जाती है। उसके हर तरीके से हम लोगों से ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू भी और थ्रू डिजिटल टेक्निक्स जो है उसके थ्रू भी हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वो बच्चा या बच्ची कहाँ पे गई है या कहाँ से किडनैप हुई है, कहाँ वैसी गुम हो गई है। तो उस तरीके से हम अपनी जो हमारी पुलिसिंग है वो फ़ौरन बच्चों के केस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और हमने बहुत सारे छोटे छोटे बल्कि न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हमने विदिन 2 डेज़ हमने रिकवर किए हैं, जिसमें बच्चे वो लेके जो कोई बेऔलाद जोड़ा है वो लेके चला गया, तो हमने उसमें भी जो है वो बच्चों को फ़ौरन हमने विदिन 2 डेज़ पंजाब से जाके रिकवर करवा के लेकर आए हैं। तो पुलिसिंग हमारी इन टर्म्स ऑफ जो चाइल्ड मिसिंग चाइल्ड के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हमारी बहुत ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जब हम गदागरों को देखते हैं, लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ माफिया, जो कि ड्रग पेडलिंग से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग हर चीज़ से इसके ताने बाने मिलते हैं। वाई इज़ इट दैट वी आर अनएबल टू क्रैक इट अक्रॉस पाकिस्तान, और हम जगह जगह इन फ़कीरों को देखते हैं जिनको कहा जाता है ये पेशावर गदागर हैं? इसमें हमारे पास बैगरी एक्ट का भी लॉ है, जिसके अंदर थ्रू दैट एक्ट हम उनको बंद भी करते हैं। हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी कुछ बनाए हैं ताकि हम उनको वहाँ पे डाल के उनकी कोई ना कोई एक तो रिहैबिलिटेशन भी हो सके, उनको कोई ना कोई स्किल्स भी मिल सके ताकि वो बाहर काम कर सकें। कुछ इशू हमें आता है कि ज़्यादातर जो बेगर्स होते हैं, चाहे वो थ्रू माफिया हो या नॉर्मल हो, उनके पास CNICs नहीं होते, जिसकी वजह से हमें इशू हमारे सिस्टम में अपडेट करने में आता है कि अब हम इनके पास CNIC नहीं है, तो हम अपने सिस्टम में उनको जैसे उनका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना है कि भाई ये दोबारा अगर आए तो ताकि हमारे पास रिकॉर्ड बने, तो वो एब्सेंस ऑफ CNIC की वजह से हमारे पास थोड़े से हर्डल्स आते हैं इसके अंदर। लेकिन हम पर्चा ज़रूर दे रहे हैं इनके ऊपर, और हमने इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हैं ताकि उनको हम वहाँ पर डालकर उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी हो सके और उनकी किसी न किसी स्किल्स में उनको करवा के, ताकि वो एक माशरे के लिए एक फ्रूटफुल चीज़ बन सके हमारे लिए, ना कि हमारे लिए माशरे के लिए एक नासूरी बन जाएं कि कुछ नहीं करते तो बस हर जगह बेगर्स नज़र आते हैं। तो हमने इस तरीके से भी सोशल वेलफेयर के काम भी इनके लिए किए हैं ताकि बेगर्स कम से कम हमारे स्ट्रीट्स में नजर। लेकिन वसाइल की कमी की वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप हर गदागर को लॉकअप में बंद कर दें या उसको उठा के लेके जाएं, बिकॉज दे आर शेयरली इन सच लार्ज नंबर्स। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दीज आर ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स इशूज़, लेकिन इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो दैट वी हैव मेरिटोरियस ऑफिसर्स लाइक डॉक्टर अनम एंड द पुलिस फोर्स अंडरस्टैंड दीज इशूज़, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि तब्दीली आ भी रही है, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली भी गई हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है पुलिस के साथ, वो कमेंट्स और फीडबैक में मुझे बताइएगा।